नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुनिए सच के साथ जुड़ रही हूं, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि ये वीडियो की शुरुआत करूं, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो रहा है और इसलिए आपके समर्थन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें और आप उसके थ्रू आप हमें भुगतान भी कर सकते हैं। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। और जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है। अगर उसे आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनिए सच की, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में नहीं थम रही हलचल, परमवीर सिंह, रश्मि शुक्ला पर होगी कार्रवाई। पीलीभीत में बहनों की मौत का मामला उलझा, पुलिस पर भी आरोप। पाकिस्तान विरोधी नारे लगवाने के लिए पीटा, आरोपी गिरफ्तार। एसबीआई रिपोर्ट में कहा, कोरोना की यह लहर अप्रैल में शिखर पर होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिला अफसरों को लेकर सुनाया अहम फैसला। बात करते हैं महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हलचल चल रही है। जब से वह मुंबई के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को, जिसमें कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए गए थे कि वो एक मनी स्कीम रैकेट चलाते हैं, जिसमें कि 100 करोड़ की उगाही का मामला सामने आया है कि किस तरीके से पुलिस अफसरों पर प्रेशर डाला जाता है कि वो 100 करोड़ की उगाही पब्स और रेस्टोरेंट से करें। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला सामने वो लेकर आए थे और कहा था कि किस तरीके से पैसे का लेन देन करके जो सीनियर अफसर हैं उनके तबादले किए जाते हैं। इस मामले को उजागर किया था देवेंद्र फडणवीस ने। अब सत्य हिंदी से खास बातचीत में जो शिवसेना के लीडर हैं संजय राउत, उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें कही हैं और उन्होंने एक तरीके से चुनौती दिया है बीजेपी को और कहा है कि ठाकरे सरकार बिल्कुल मजबूत है, 5 साल पूरा करेगी। और देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने हमला किया है कि वो जो दस्तावेज लेकर दिल्ली गए हैं और गृह सचिव से मिले हैं, वो दस्तावेज गीले पटाखे की तरह हैं, जिनका कोई असर नहीं होगा। लेकिन साथ में उन्होंने एक बहुत ही गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जितने भी अफसर हैं जो कि बीजेपी के साथ मिली भगत जिन्होंने की है और सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको नहीं बख्शा जाएगा। और इसमें जाहिर सी बात है कि परमवीर सिंह और जो इंटेलिजेंस चीफ हैं रश्मि शुक्ला, उनको लेकर घेराबंदी करने की तैयारी की जा रही है। संजय राउत ने कहा है कि रश्मि शुक्ला, यहाँ तक कि गंभीर आरोप रश्मि शुक्ला पर लगाए गए हैं और उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद उन्होंने एमएलएज को बुलाकर उन पर दबाव डाला था कि वो बीजेपी का समर्थन करे। तो ये एक बड़ा खुलासा संजय राउत ने सत्य हिंदी से खास बातचीत में किया है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि सरकार ऐसे अफसरों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक ऐसे अफसरों को हम डिस्काउंट दे रहे थे, लेकिन अब थोक के भाव में ऐसे अफसरों को बजाया जाएगा, यानी कि उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा था कि ठाकरे सरकार क्या चीज है, इसके पहले भी हमने दिखा दिया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अर्नब गोस्वामी को हमने जेल भेजा था और इसी तरीके से ये जो अफसर हैं इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और उनके सीधा सीधा उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह और रश्मि शुक्ला जैसे जो अफसर हैं, उन्होंने बीजेपी के साथ एक कॉन्स्पिरेसी रची और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत एक चिट्ठी लिखी गई और उस चिट्ठी को पब्लिक डोमेन में किया गया और ये पूरा इशारा था इसलिए ताकि ठाकरे सरकार को गिराया जा सके, डिस्टेबलाइज किया जा सके। तो ये तमाम बातें संजय राउत ने कही है। तो रश्मि शुक्ला और परमवीर सिंह के लिए अब एक और बड़ी मुश्किलें अब आ सकती हैं। लेकिन साथ में एक और डेवलपमेंट इस पूरी स्टोरी में हुआ और वो ये था कि अनिल देशमुख ने और उद्धव ठाकरे को कल देर रात एक चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया कि ये जो सारे आरोप उन पर लगाए गए हैं उसकी छानबीन होनी चाहिए और ताकि जो सच का खुलासा हो सके। तो कुल मिलाकर इस समय जो राजनीति है वो बिल्कुल अफसरों के ऊपर खेली जा रही है, यानी कि बीजेपी बनाम शिवसेना की जो लड़ाई है वो उसमें जो प्यादे हैं वो रश्मि शुक्ला और परमवीर सिंह जैसे अफसर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी अफसर
के आधार पर आप किसी सरकार को बना सकते हैं या गिरा सकते हैं, आज एक ये बड़ा सवाल है। और जो इससे भी गंभीर सवाल है कि राजनीति अपनी जगह है, जो राजनीति बीजेपी वर्सेस शिवसेना की चल रही है, लेकिन इस राजनीति में किस तरीके से अफसरों का इस्तेमाल किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस का विश्वास कैसे तोड़ा जाता है। हर इंस्टीट्यूशन की एक विश्वसनीयता होती है। आज अगर मुंबई पुलिस की हम बात करें तो वो विश्व में सबसे जाने मानी पुलिस मानी जाती है, क्रेडिबल पुलिस फोर्स के रूप में जाना जाता है। और आज उसकी विश्वसनीयता पर कितने बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं। और ये विश्वसनीयता किस लिए खोई गई है? एक ओछी राजनीति की वजह से, क्योंकि बीजेपी की ये मंशा है कि वो सरकार गिरा दे किसी भी सूरत में। पहले और कई आधार इस तरीके से बनाए गए हैं। तो ये जो आरोप शिवसेना बार बार लगा रही है कि उसकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, तो आज बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी क्या नए नए प्यादे ढूंढ रही है। पहले सुशांत सिंह राजपूत का केस था, उसकी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमने चीजें देखी कि सामने आई। फिर कंगना रनौत का केस सामने आया। उसके बाद हमने देखा कि सचिन वाजे को, जिन्होंने आज ये कहा है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, सचिन वाजे का हमने एंटीलिया विस्फोट केस में देखा। फिर अब परमवीर सिंह को देखा गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ठीक से चलने नहीं देगी। और जब मैं ये सवाल खड़ा कर रही हूं तो मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कोई भी राज्य सरकार अपने ब्यूरोक्रेट्स और अफसर से चलाई जाती है। और अगर केंद्र की ये मंशा है कि इन अफसरों को अपनी तरफ खींचो, उनको इस तरीके से इंसेंटिवाइज करो और मोटिवेट करो ताकि राज्य सरकारों को वो गिरा सके, तो ये किस तरीके का हम एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। इस पूरे मामले की छानबीन इस समय हो रही है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो राजनीति में जो छवि है, चाहे वो अफसरों की हो चाहे नेताओं की हो, आज वो कहीं ना कहीं दागदार साबित हो रही है कि राजनीति में हम बने रहने के लिए हम कितनी नीचे स्तर तक जा सकते हैं। और हम अफसरों का इस्तेमाल करते हैं और अफसरों का इस्तेमाल करते करते जो इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थान हैं, उनकी विश्वसनीयता भले ही खो जाए, इसके बारे में नेता परवाह नहीं करते। ये पूरा प्रकरण इस चीज का एक जीता जागता उदाहरण है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। यूपी में पीलीभीत में जो दो बहनों की मौत का मामला सामने आया था, वो उलझता जा रहा है। और उलझना शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि ये जो दोनों लड़कियां थी, एक 18 साल की और एक 20 साल की, उनके परिजनों का कहना है कि जो पीलीभीत की जो पुलिस है वो उन पर दबाव डाल रही है ताकि वो ये कह सके कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। यानी कि जो दोनों बहनें थी उन्हीं के परिजनों ने उनको मार डाला है। अब पुलिस ये कह रही है कि नहीं, ये जो आरोप है परिजनों के कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, ये गलत है। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि पुलिस के पास सबूत है इस बात को लेकर कि ये जो दोनों लड़कियां थी, इनका किसी से अफेयर था और इनके जो बॉयफ्रेंड्स थे, ये उन दोनों बॉयफ्रेंड्स के टच में थी ये दोनों लड़कियां। और इन दोनों लड़कियों की शादी कहीं पर तय की गई थी। वन ऑफ द बॉयफ्रेंड्स, जो एक लड़की का जो बॉयफ्रेंड था, वो शायद किसी निचली जाति का था। और ये बात जो लड़कियां हैं उनके परिजनों को पसंद नहीं आई थी, खासकर भाई को, जो बड़ा भाई है, उसको इस बात को लेकर आपत्ति थी। और इसलिए पुलिस का ये दावा है कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। जो पीलीभीत के एसपी हैं जयप्रकाश यादव, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि उनके पास साफ सबूत है इस बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए कि ये एक ऑनर किलिंग का मामला है। कल बुधवार दोपहर में इन दोनों लड़कियों के शव का दाह संस्कार किया गया क्योंकि पहले परिजन दाह संस्कार के लिए तैयार नहीं थे। जो वीडियो सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि जो रीति रिवाज हैं उसके मुताबिक जो बिनब्याही लड़कियां होती हैं उनको जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। इसलिए वो जो वीडियो सामने आया है कि वो गट्ठर में जो दो बंधे शव हैं वो उसका वीडियो एक सामने आया। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये बिल्कुल पेचीदा हो चुका है, उलझ चुका है, क्योंकि पुलिस कुछ दावा कर रही है और जो लड़कियों के जो परिजन हैं उनका कुछ और दावा है। लेकिन एक और जो चीज सामने आई है कि ये जो लड़कियों की भाभी थी उसने ये दावा किया है कि पुलिस ने इससे पूछताछ करने की कोशिश की कि आपने क्या देखा, कैसे ये लड़कियां मरी थी, क्योंकि एक लड़की को पेड़ पर टंगी हुई पाई गई और दूसरी जो लड़की थी वो जमीन में मृतक अवस्था में मिली। तो उसकी भाभी का ये कहना था कि पुलिस आई और उसे जबरन ये कहलवाना चाह रही थी कि उसने क्या देखा जब उसकी जो सास हैं और जो उसके पति हैं वो लड़कियों को मार रहे थे। तो जब लड़कियों की भाभी ने ये बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बिल्कुल अनजान हूँ ये सबसे, तो फिर महिला पुलिसकर्मियों ने उसकी भाभी को डंडे से पीटा। तो ये परिजनों का दावा है। लेकिन पुलिस और साथ में
परिजनों का ये भी कहना है कि इन लड़कियों की हत्या की गई और उनके साथ यौन शोषण किया गया, लेकिन पुलिस इस मामले को बिल्कुल इनकार कर रही है। अब ये क्योंकि ये मामला पूरा उलझ गया है, कुछ सवाल आपके सामने खड़े कर रही हूँ। यूपी पुलिस का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो दबाव और जो बर्बरता उनके केसेस में इसके पहले भी दिखी है, तो ये कोई नई बात नहीं है। यूपी पुलिस अपने क्राइम को छुपाती रही है, इसका पैटर्न भी हमारे सामने आया है कि आंकड़ों में जो पेपर्स हैं उनमें आंकड़े दर्ज ना हो, क्योंकि हाल में हमने देखा है कि कितनी बलात्कार की और यौन शोषण के जो वाक्य हैं ये सामने आए थे और पुलिस उसको ढकने मूंदने की कोशिश कर रही थी। हाथरस इंसिडेंट उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पर सही कौन है, गलत कौन है, लेकिन अगर ये बलात्कार का मामला है तो भी अपने आप में बहुत गंभीर है। वो यूपी की जो पूरी जो कानून व्यवस्था है उस पर बड़े सवाल खड़े करती है। योगी आदित्यनाथ उत्तम प्रदेश के दावे करते हैं, तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपके उत्तम प्रदेश में ऐसा क्या हो गया है कि लड़कियां महफूज नहीं है, महिलाएं महफूज नहीं है और उनके साथ बलात्कार के मामले सामने आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये ऑनर किलिंग का मामला है, जो कि ये सबूत अभी पुलिस कह रही है कि वो जल्दी जुटा रही है, इकट्ठा करने के प्रोसेस में है, तो अगर इसमें ऑनर किलिंग की सच्चाई है तो आज सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी में हम आज ऑनर किलिंग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का जो ये दावा है कि ये लड़कियां, इनका जो अफेयर था वो एक निचली जाति के लड़के से था, तो आज भी हम जो शादी और ब्याह है वो कास्ट के मैट्रिक्स से देखते हैं। तो ये कैसा समाज है, इस पर भी आज गंभीर सवाल खड़े किए जाएंगे, क्योंकि 21वीं सदी में ऑनर किलिंग की क्या परिभाषा है, हम किस लिए ऑनर कर रहे हैं, ये किस लिए हम ऑनर किलिंग में इंडल्ज करते हैं, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए, हम किस तरीके की मानसिकता में जी रहे हैं। तो ये सारे गंभीर सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं और दोनों ओर से खड़े हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस की बात हम करें, चाहे वो परिजनों की, जो लड़कियां जिनकी मौत हुई है उनके अगर हम परिजनों की बात करें, तो दोनों तरफ से जो समाज पर एक गंभीर सवाल खड़े करते हैं, सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? क्या यूपी पुलिस या योगी सरकार क्राइम रिकॉर्ड्स को लेकर कोई जवाब करेगी? दूसरे राज्यों में योगी आदित्यनाथ जाते हैं और वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन वो अपने गिरबान में भी झांक कर देखें कि यूपी पे क्या चल रहा है, वहां के क्राइम रिकॉर्ड का क्या होगा, महिलाएं क्यों नहीं महफूज है। और दूसरी तरफ ऑनर किलिंग 21वीं सदी में इसकी क्या जगह है, लोग आखिर ऑनर किलिंग्स का सहारा अपने परिवार की इज्जत बचाने को लेकर क्यों लेते हैं, ये काफी विभत्सनापूर्ण है। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, मैं आगे चलती हूँ। पिछले साल आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे और उनमें से एक इलाका था खजूरी खास। उसी खजूरी खास इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में एक शख्स देखा जा रहा है कि उसको बुरी तरह पीटा जा रहा है और जबरन उससे कहा जा रहा है कि जल्दी बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, यानी कि जबरन उससे ये नारे लगवाए जा रहे हैं और साथ में उस व्यक्ति को पीटा जा रहा है। इसके अलावा उस व्यक्ति से एक और नारा उगलवाया जा रहा है और वो है असदुद्दीन ओवैसी मुर्दाबाद। अब ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है, जो कि पीट रहा था, वो है अजय गोस्वामी और इसका नाम दिल्ली दंगों के आरोपी की लिस्ट में था। और जो व्यक्ति इसका वीडियो बना रहा था उसका भी नाम सामने आया है, वो है दीपक बैंसला, जिसकी तलाश अभी दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस ने ये केस रजिस्टर कर दिया है और उस क्रिमिनल केस इसमें रजिस्टर किया है। और साथ में ये बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की यहाँ पर पिटाई हो रही है उसके खिलाफ चोरी और लूटपाट के मामले थे। तो अब यहाँ पर ये जो पूरा वीडियो सामने आया है, इससे कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि इस वीडियो को क्यों बनाया जा रहा था, आखिर इसका मोटिव क्या था? क्या नफरत फैलाने के लिए ये वीडियो बनाया गया? क्योंकि जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके साथ एक मैसेज भी इस पर लिखी गई और उसमें ये लिखा था कि दिल्ली दंगे के आरोपी ने जानबूझकर दूसरे समुदाय के युवक को पास चोरी के आरोपी से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए, यानी कि एक मैसेज भी है साथ में। तो उस मैसेज का क्या मतलब है, उसके क्या मायने हैं कि क्या आप नफरत फैलाने के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए ये वीडियो बना रहे थे? ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या था? और अगर एक चोरी जो व्यक्ति करता है और उससे आप अगर ये नारे लगवाते हैं, तो क्या ये नारे लगाने से वो जिसने चोरी की है, क्या वो दोषमुक्त हो जाता है? तो ये सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक जो लार्जर पिक्चर है कि इस तरीके के वीडियोस बनाने वाले और बनवाने वाले, उनका मोटिव ऐसा लग रहा है इस समय ये है कि सोसाइटी को इसी तरह से पोलराइज करो। जैसे इसमें कहा गया है कि दूसरे समुदाय के युवक को पीटा गया, तो यानी कि
एक समुदाय जो कि पीट रहा है और दूसरा समुदाय जो कि पिट रहा है। तो यानी कि बिल्कुल दो समुदायों के बीच में एक खाई को बनाने की कोशिश की जा रही है एक वीडियो के जरिए, जिसे कि वायरल किया जाता है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम ऐसे वीडियोस करते हैं। तो अब क्योंकि पुलिस ने इस केस को रजिस्टर कर लिया है, अब आगे देखना ये होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो का मोटिव क्या था, आखिर उस व्यक्ति से क्यों उगलवाया जा रहा था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यानी कि इस वीडियो से हम क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये वीडियो ये बताएगा कि कौन ज्यादा राष्ट्रवादी है और कौन एंटी नेशनल है, सोसाइटी में किस तरीके से ये वीडियोस नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये सारे इस समय बड़े सवाल हैं। और हमने देखा है कि जब मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए थे, काउ विजिलेंटिज्म के मामले सामने आए थे, तो इसी तरीके से सोशल मीडिया का सहारा लिया गया था कि समाज में समुदायों को लड़ाया जाए, उनके बीच नफरत का माहौल क्रिएट किया जाए। अब यहाँ पर ये दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं उसका ये मामला है, तो फिर से ये दो समुदायों को भिड़ाने की कोशिश की जा रही है और फिर से जो व्हीकल है इसमें वो सोशल मीडिया है। किस तरीके से एक वीडियो को वायरल किया और उसको पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, फिर से हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने का काम ये वीडियो कर रहा है। अब पुलिस अपनी इंक्वायरी में क्या कहती है, क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है, इस पर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कोरोना के संक्रमण जो फैल रहा है उसकी बात करते हैं। स्थिति बीच में हमें लगा था कि कोरोना का इन्फेक्शन है वो कम हो रहा है, लेकिन हम वापस उसी एक गंभीर ढर्रे पर आ गए हैं जहां पर लगातार 24 घंटे में 53,476 केसेस सामने आए हैं और 251 मौतें हुई हैं। अब ये सेकेंड वेव नहीं तो और क्या है। सेकेंड वेव के बारे में ऑफिशियली भी सरकार ने ये कह दिया है, लेकिन आज एक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है और उसमें कुछ बहुत ही गंभीर तथ्यों की बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये है कि एसबीआई की जो ये रिपोर्ट है उसने कहा है कि ये जो दूसरी लहर है उस दूसरी लहर में अप्रैल में ज्यादा तेजी आ सकती है और जो ये सेकेंड वेव है ये इसने उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये 100 दिन तक रहती है और हमने माना है कि 15 फरवरी से ये सेकेंड वेव भारत में शुरू हो गई है। अब ये भी इसमें बताया जा रहा है कि 25 लाख लोग इससे इस दूसरी वेव में संक्रमित हो सकते हैं। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो स्थायी रूप से जो लॉकडाउन और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो बेअसर रहे हैं और इस समय अगर सबसे बड़ी जो उम्मीद की किरण अगर नजर आती है तो वो टीकाकरण से ही है कि अब लेकिन एक चुनौती और भी सामने है, वो है जो डबल म्यूटेंट वायरस सामने आया है कि इस सेकेंड वेव में ये जो सेकेंड वेव है इसका कारण क्या है। क्या ये डबल म्यूटेंट वायरस जो अलग अलग देशों से आए हैं जिनके स्ट्रेन्स हमें मिल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने हाल में देखा था कि ज्यादातर जो सैंपल्स हैं और सरकार ने खुद ये माना है कि 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये जो यूके का जो स्ट्रेन का जो वायरस है ये पाया गया है, अलग अलग म्यूटेंट वायरसेस मिले हैं। तो ये इस समय काफी चिंता का विषय बना है और सरकार इसे कैसे निपटेगी, क्योंकि सवाल ये है कि जितनी भी वैक्सीन लोगों को लग रही हैं, क्या ये जो टीके हैं ये नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स पर क्या उतने कारगर, उतने सफल साबित हो पाएंगे, इसको लेकर लोगों के मन में काफी चिंताएं हैं। लेकिन आज 25 तारीख है, आज के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लॉकडाउन अनाउंस किया था, जिसके बाद से एक साल में पूरी दुनिया बदल गई। लेकिन अगर आज आप पूरी घड़ी की सुई आप घुमाकर देखें तो आज का जो आंकड़ा है लगभग 53,476 केसेस का और पिछले साल का अगर आप इस महीने का आंकड़ा देखें तो लगभग ये फिगर ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि एक शार्प हमने कर्व देखा, बीच में थोड़ा सा स्थिर हुआ कोरोना का कर्व और अब फिर से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पूरे विश्व में अगर आप आंकड़े देखें तो भारत इस समय तीसरे नंबर पर है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण पाया गया है। लेकिन जो की टू सक्सेस है, सिर्फ सरकारें इसमें नहीं कुछ कर सकती जब तक कि हम सेल्फ डिसिप्लिन इनकलकेट नहीं करेंगे। सरकारें बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि हम टीकाकरण करेंगे, अलग अलग फेजेस में करेंगे। हमने कल देखा कि किस तरीके से टीकाकरण की जो एज लिमिट है 45 साल के ऊपर के लोग अब 1 अप्रैल से टीकाकरण करवा सकते हैं। लेकिन जमीनी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया जा रहा है। चुनाव जो पोल बाउंड स्टेट्स हैं वहां पर आप देख लीजिए चुनाव की रैली धड़ल्ले से हो रही है। होली मिलन के जो विजुअल्स इस समय सामने आ रहे हैं, होली के सेलिब्रेशंस के जो मथुरा से जो और ये जो वाराणसी में जो एकादशी मनाई जा रही है, उन तमाम विजुअल्स को अगर आप देखें तो भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है।
लोग सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हैं, शादी ब्याह में लोग जा रहे हैं, और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, कोई मास्क, कोई भी कहीं कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन सामने नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो ये एसबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि 25 लाख लोग अभी और इससे सेकेंड वेव से संक्रमित होंगे, तो ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली चीज है और चौकन्ना रहने की बात है। लेकिन ये चीजें तब तक बिल्कुल इनके कोई मायने नहीं है अगर हम जमीनी तौर पर इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। बड़े बड़े हमारे कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो टीकाकरण की बातें करते हैं, लेकिन वही नेता जब चुनाव की रैलीज में जाते हैं तो रैलीज में जो भीड़ जुटती है तो वो नेता एक बार भी उनसे नहीं पूछते कि आप इस भीड़ में क्यों जुटे हैं। यानी कि जब चुनाव की बारी आती है, सत्ता हथियाने की बारी आती है, तो वहां पर सारे समझौते स्वास्थ्य से भी कर लिए जाते हैं और उस समय कोरोना की कोई बात नहीं होती। इस पर आपका क्या फीडबैक है बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज सेना में महिलाओं को लेकर एक बहुत अहम फैसला सुनाया, लेकिन इसके पहले कि मैं आपको डिटेल्स बताऊं, आपको पिछले साल का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पिछले साल 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो विमेन ऑफिसर्स हैं, जो महिला अधिकारी हैं सेना में, उन्हें परमानेंट कमीशन ग्रांट किया जाए और 3 महीने के अंदर किया जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने 14 साल सेना में बिताए हैं या नहीं बिताए हैं। और उसे ये कहा गया था कि 3 महीने में इसे इंप्लीमेंट किया जाए कि जितनी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं उनको परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर किया जाए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ अब आपको बताते हैं कि 615 शॉर्ट सर्विस वुमेन ऑफिसर्स की जो एलिजिबल थी उसमें से सिर्फ 277 महिलाएं फाइनल लिस्ट में आई हैं। तो जो महिलाएं परमानेंट कमीशन के लिए लिस्ट में नहीं शामिल हुई तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी पिटीशन में ये कहा कि उनके साथ भेदभाव हुआ है, और उसी पिटीशन को आज सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है और एक अहम फैसला सुनाया है। और यहां पर यह मानना होगा और ये आपके सामने आप मुझे साफ करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बातें कही हैं वो एक जो लार्जर पिक्चर है, जो पुरुष प्रधान सोसाइटी की, कि कैसे पुरुष नियम बनाते हैं और वो नियम पुरुष के लिए ही बनते हैं, इस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है। पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि इन सारी महिलाओं को परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर तुरंत किया जाए, 1 महीने के अंदर किया जाए, और जो आधार होना चाहिए वो आधार सिर्फ डिसिप्लिनरी होना चाहिए और विजिलेंस क्लियरेंस के आधार पर इनको तुरंत परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर करना चाहिए। दूसरी जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी के इवैल्यूएशन प्रोसेस पर की है, इवैल्यूएशन प्रोसेस यानी कि जिस तरीके से महिलाओं का मूल्यांकन किया जाता है उसको लेकर भी टिप्पणी किया है, और कोर्ट ने कहा है कि ये आर्बिट्ररी है यानी कि मनमाने तरीके से की जाती है, इरैशनल है यानी कि इसका कोई आधार नहीं है, बिल्कुल निराधार है, और जो सिस्टम है आर्मी का उसमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, खासकर जो फिटनेस रिपोर्ट्स है। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल जब ये पिटिशन जब फैसला सुनाया जा रहा था तो उसमें सेंटर का क्या स्टैंड था। सेंटर ने ये कहा था कि जो महिलाएं हैं वो परमानेंट कमीशन के लिए फिजियोलॉजिकली फिट नहीं है, यानी कि जो उनका बायोलॉजिकल मेकअप है महिलाओं का वो इस चीज के लिए फिट नहीं है, जिसको लेकर उसको जो सेंटर का जो जितने भी तर्क थे उसको ध्वस्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं आर्मी में किस तरीके से सिस्टमिक भेदभाव किया जाता है महिलाओं के साथ, तो बिल्कुल साफ तौर पर कोर्ट ने इस बात को कहा है कि ये जो नियम है, जो मूल्यांकन का जो पैटर्न है, उसमें महिलाओं के ऊपर आर्थिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान उससे होता है। और इन तमाम बातों को ये कहा गया है कि जितने भी जो मानदंड हैं ऐसा लगता है कि वो महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं और जिसको लेकर महिलाओं को काफी नुकसान हुआ है। तो आज महिलाओं के लिए, खासकर वो महिला अधिकारी जो सेना में हैं, उनके लिए आज एक बड़ी जीत का दिन है। लेकिन आपको बता दें कि ये शायद जो पूरी बैटल है ये तभी पूरी होगी जब युद्ध क्षेत्र में भी महिलाओं को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये कहा गया है कि जो महिलाएं हैं, पिछले साल का जो फैसला था उसमें ये कहा गया था कि कर्नल रैंक के ऊपर जो महिलाएं हैं उनको कंसिडर किया जाए ऊंचे पदों के लिए उनकी योग्यता के ऊपर, लेकिन जो कॉम्बैट क्षेत्र है यानी कि युद्ध क्षेत्र में अभी भी महिलाओं को कंसिडर नहीं किया जाता है। और मुझे लगता है कि इसको लेकर भी अभी बहुत याचिकाएं फाइल होंगी और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसला सुना सकता है। लेकिन फिलहाल
महिलाएं जो सेना में हैं उनके लिए आज एक बड़ी जीत है, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं उनको परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर किया जाएगा, और सरकार को ये इंप्लीमेंट करना है 1 महीने के अंदर। तो जब ये इंप्लीमेंटेशन एक्सरसाइज सामने आएगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार को ये भी प्रूव करना होगा कि उसके नजरिए में, उसकी मानसिकता में भी कैसे बदलाव आएगा, उसको लेकर उसे शायद नीतियां भी बनानी पड़ेंगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है? फिलहाल महिलाओं के लिए ये आज एक बड़ी जीत का दिन है, और इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर और देखते रहिएगा सुनिए सच, क्योंकि आपको जाना चाहिए सच। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।